हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो स्वयं कहानी सम्राट एवं उपन्यास सम्राट हैं और उनकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कहानियों का एक अद्भुत रचना संसार रचा है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन आपके द्वारा किया गया। आपकी कहानियाँ यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी और जीवन के हर पहलू को छूती हुई हैं। आपके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने कृषक जीवन की महागाथा गोदान नामक उपन्यास में लिखी। आप कृषि प्रधान भारत के अद्भुत लेखक थे। आपको उत्तर भारत का शरद चंद्र भी कहा जाता है। तो ऐसे प्रसिद्ध लेखक की महत्वपूर्ण कहानी के बारे में हम लोग सुनेंगे। लमही में जन्मा यह बालक आगे चल के हिंदी का एक युग पुरोधा बनता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से ही कहानी युग का प्रारंभ होता है, उपन्यास युग का प्रारंभ होता है और यह कहानी उनकी रचनाओं में बेजोड़ कहानी है। कहानी साहित्य में दो बैलों की कथा अपना अनुपम योगदान रखती है। तो चलते हैं कहानी पर। और यह कहानी विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी लगी हुई, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। आपने ना सुना होगा ना ही देखा होगा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसा कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है, पर वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी अर्थ में मिलते जुलते अर्थ को लेकर बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाते हैं और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं, अतः उनका स्थान गधे से नीचा है। अब हम चलेंगे कहानी पर। झूरी काछी के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठ एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाते हैं हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे जीवों में श्रेष्ठता का दावा रखने वाले मनुष्य से श्रेष्ठ थे या मनुष्य उनसे वंचित था। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट कर लेते थे। कभी दोनों सींग मिलाकर भीड़ भी लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। दोनों में असीम प्रेम था। घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता।
इससे बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और हल्की सी रह जाती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के भार दोपहर या संध्या को जब दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही साथ खाते, एक साथ मुंह हटा लेते और फिर बैठकर विश्राम करते। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझो मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा के सिवा और कुछ नहीं किया, मेहनत में कोई कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल कर सकते हैं। हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की। तुमने कुछ खिलाया तो खा लिया, पर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में गए तो एक ने भी दाना मुंह में नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा वह आज उनसे छूट गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति दिखाई और एक एक झटके में रस्सियां तोड़ डाली। प्रातःकाल झूरी का साला सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गिराव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्वेष में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र और उनका स्वागत अपने घर की रोटियों से होना चाहिए। कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास न होंगे। दोस्त ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई, बैलों को खली भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह न डाला, और अगर डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन तो मुझे मार डालेंगी। मजूर ने कहा, चुरा कर डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को लेकर चला गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय दोनों घर पहुंचकर मोटी मोटी रस्सियों से और कल की शरारत का मजा चखाने के लिए पिटाई भी पड़ी। फिर सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न महसूस हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी भी नहीं छुआता था।
उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा, नांद की तरफ आँख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ कर आया, दोनों के हाथों में लाठियाँ थीं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं, हीरा ने कहा। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना में ही मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े थे। घर में लोग भोजन करने लगे तो उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। दोनों के मुंह में रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसीलिए इन दोनों बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन में जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर वो दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्वेष भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा। एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी के लड़के है जो इस घर का मालिक है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये तुम भूल क्यों जाते हो? तुम तो किसी तरह नहीं निकलने दोगे, बताओ तो उड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती रहेगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने घराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया तो और तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग का भी ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका यहाँ पता ही नहीं था। नए गांव, नए लोग मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हिरण का मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया कहती वह अपना, दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे तो हम भी अपना धर्म छोड़ देंगे। दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई बार कहा कि रुक जाओ, पर
मोती ने हीरा को कई कदम पीछे ठेल दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिरा। तब उसे क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ तो वह किनारे हट गया। अब आगे, अरे ये क्या, कोई सांड डकौत चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँकने लगे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नहीं नजर आ रही थी। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितना भयंकर है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोच लो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचा जाएगा। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगे दूंगा, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान का जोखिम है, पर उपाय दूसरा नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे अवसर ही नहीं देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे हटा तो हीरा ने पहले से ही सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। तब दोनों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। मोती ने कहा, बैरी को ऐसी मार मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे ये सोचो। हीरा ने कहा, पहले कुछ खा लें तब सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही लिए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौद में बंद कर दिए गए। आगे, कांजी हौद में दोनों की स्थिति। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका न मिला। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधकी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मोती ने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बुद्धि पर अकड़ते हो। सारी अकड़ निकल गई। दीवार बाड़े की कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था। अपने नुकीले सींगों से दीवार में छेद बना दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उजड़पन देख उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिल गया। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना कि काम का और बंधन बंध जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, मरना तो यूं भी ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती।
इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन में यही हाल हो जाएगा और सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो फिर ला मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर वह दीवार में सींग लगा लगा कर इस तरह जोर करने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर 2-2.5 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर सचेत हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, बकरियां भी निकल गई। इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागें कि ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन साथ रहे हैं, आज तुम्हें विपत्ति में छोड़कर मैं चला जाऊं? ये नहीं हो सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना ही तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। इसको लिखने की जरूरत नहीं कि वो लोग कैसे परेशान हुए। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, तो अब नहीं बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, तुम देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी धीमी चाल होने पर डंडे जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे खेतों में और हार में चरता नजर आया। सभी प्रसन्न जानवर थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ में कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ओह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब तो मैं घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थाने चलो, वहाँ से आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है।
दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ कर आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैलों को देखते ही उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक ने झूरी का हाथ चाटा और दूसरे ने उसका मुंह। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ कि चुराए ले आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट लिखा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने दोबारा वार किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर ही वह रुका, पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर ले लूँगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम ना होगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस तरह यह कहानी यहीं पर संपूर्ण होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कोई नई कहानी। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। हम पुनः आपके समक्ष भेंट करेंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।